हाँ जी, कैसे हो आप सभी? नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका हमारे आपके यूट्यूब चैनल पर। देखो आज हम जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, आज हम सितंबर महीने का जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है वो पढ़ेंगे और ये कंप्लीट क्लास रहेगी। इसके बाद में आपको क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में इसी क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर डाली जा रही है, वहाँ से भी आप इसका रिविज़न कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको करंट अफेयर और विभिन्न एग्जामों की जो भी क्लासें उपलब्ध हो करवाई जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारे सामने जो पहली खबर है या जो पहला करंट अफेयर है वह 19वीं वैश्विक शांति सूचकांक 2025 है। देखो इसमें क्या पूछा जाता है, जब भी कोई सूचकांक इस प्रकार डाला जाता है तो ज़्यादा चांस रहते हैं कि उसमें ये पूछे उसकी भारत में इसकी क्या रैंक रही थी और इसमें टॉप कौन से देश थे या अंतिम कौन से देश थे, इसमें इतना ही पढ़ना होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले तो जारीकर्ता कौन है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस IEP, तो ये आप नाम से पता चल जाएगा। फिर आपको इसमें ध्यान रखना है कि 19वीं है और शांति सूचकांक 2025वीं है, तो 19वां संस्करण है इसका। भारत की इसमें जो रैंक है वो 115वीं रैंक है, तो हमें ध्यान रखना है कि भारत की इसी 115वीं रैंक है और ये 19वीं रिपोर्ट है। टॉप 3 देश इसमें कौन कौन से, आइसलैंड थे, आयरलैंड और न्यूजीलैंड, टॉप इसमें 3 देश रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी नज़र इसमें भारत के जो पड़ोसी देश है वहाँ पर भी नज़र हम डाल लेते हैं। तो देखो जो भारत की पड़ोसी देश में एक तो भूटान है, तो भूटान की 21वीं रैंक है जो हमसे अच्छी रैंक है। नेपाल की 76वीं रैंक है, श्रीलंका की 97वीं रैंक है, चाइना की 98वीं रैंक है। सभी भारत से ऊपर है इसमें। देखो देखो इसमें पाकिस्तान नहीं दे रखा, हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है पाकिस्तान की। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं इसको। तो भारत की कौन सी रैंक हो गई, 115वीं रैंक हो गई और 19वीं थी ये। आपको इसमें आइसलैंड में से याद रख लो, जो आयरलैंड वो आइसलैंड में कंफ्यूज कर सकता है वो। तो शांति वाला तो शांति में सबसे ऊपर आएगा, तो आइसलैंड सबसे ऊपर है और आयरलैंड सबसे नीचे है, मतलब सेकेंड नंबर पर। फिर है न्यूजीलैंड। भूटान की 21वीं हो गई, नेपाल की 76, श्रीलंका की 97 और चीन की 98 रह गई। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब। फिर है दूसरी 18वां वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 है। जारीकर्ता कौन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है WIPO। इसमें कुल कितने देश है, 139 है। इसका आधार क्या है, लगभग 80 संकेतकों पर इसका प्रदर्शन किया जाता है। भारत की इसमें कौन सी रैंक है, तो भारत की रैंक है 38वीं रैंक है इसमें। और देखो ये 18वां है, 18वें से 38 है, ऐसे याद रहने में आसानी रह जाएगी। शीर्ष देश में बात करें तो स्विट्जरलैंड में आ जाएगा, स्वीडन, और फिर तीसरा है अमेरिका। तो हमें इसमें क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है कि 18वीं तो ये रिपोर्ट है और भारत की 38वीं इसमें रैंक है। ठीक है, और वे नवाचार से संबंधित है जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते इसमें। अगली है इसमें भारत की इसमें विशेष स्थिति, लोअर मिडिल आय वर्ग में शीर्ष स्थान भारत ने प्राप्त किया, जो कि कौन सा है, 38वां है। फिर भारत के शीर्ष नवाचार क्लस्टर इसमें कौन कौन से हैं, ये हम याद रखना, पूछा जा सकता है। तो एक है बेंगलुरु 21 में, दिल्ली की 26वीं रैंक, मुंबई की 46वीं, चेन्नई की 84। तो इसमें मान लो ऐसे रैंक भी नहीं पूछे तो ये पूछ सकते हैं कि भारत में इसमें देखो इसमें 4 ऑप्शन बन रहे हैं, तो जहाँ पर 4 ऑप्शन या 3 ऑप्शन बनते हैं वहाँ पर एग्जाम में जो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इसमें देखो एक तो आपको बेंगलुरु याद रखना, दिल्ली याद रखना, मुंबई और चेन्नई याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी हमने इसमें क्या क्या देखा, 18वीं तो रैंक थी, मतलब ये एडिशन था, भारत की 38वीं रैंक थी। ठीक है, उसके बाद में भारत की इसमें 4 शहर शामिल है जो हमें याद रखना, दिल्ली याद रखना, मुंबई याद रखना, चेन्नई याद रखना और बेंगलुरु इसमें याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं अब। ठीक है, आगे चलते हैं अब अगली रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं वर्तमान में। जो देखो RPSC हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो,
वो वर्तमान में जो इवेंट्स हो रहे हैं उन पे ज़्यादा फोकस है ना। तो इवेंट से संबंधित देखो एक है भारत मोरक्को रक्षा सहयोग। तो ये देखो इसमें क्या याद रखना, 23 सितंबर 2025 को हुआ, ये हमें याद नहीं रखना। कहाँ पर हुआ है, तो मोरक्को में, या तो मोरक्को ऐसे याद रह जाएगा। फिर उद्घाटन करता भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, और मोरक्को के रक्षा मंत्री कौन है, अब्देलतिफ लोदी। ठीक है, इसमें मुख्य तथ्य क्या है, ये अत्याधुनिक रक्षा उत्पादन सुविधा के अंदर है। निर्माण करता टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ये अफ्रीका में किसी भारतीय कंपनी का पहला रक्षा निर्माण संयंत्र है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर उद्घाटन के दौरान भारत में एक नई डिफेंस विंग शुरू करने की घोषणा भी की गई। तो देखो इस न्यूज में हमें ये याद रखना है, एक तो ऐसे पूछा जा सकता है कि मोरक्को के रक्षा मंत्री का क्या नाम है। अगर ये नहीं पूछे तो ये स्टेटमेंट दे देगा और यहाँ पर कुछ नाम चेंज कर देगा, या ये पूछ लेगा कि अब्देलतिफ लोदी का संबंध किस देश से है ना। ठीक है, फिर ये कंपनी पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी, तो टाटा गई है, और अफ्रीका में अफ्रीकन जो देश है वहाँ पर भारतीय कंपनी का पहला रक्षा निर्माण संयंत्र, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमें याद रखना है। फिर आगे देखें, अगला है भारत ऑस्ट्रेलिया पारंपरिक मान्यता व्यवस्था MRA। ठीक है, MRA, इसका उद्देश्य क्या है, अब देखो नाम है परंपरा से आ रहा है, तो जैविक उत्पादों और कृषि उत्पादों के वैश्विक व्यापार को सुगम बनाना। प्रभाव क्या पड़ेगा, दोनों देश एक दूसरे के परीक्षण मानकों और प्रमाणन प्रक्रियाओं को मान्यता देंगे, जिससे क्या होगा, जिससे भारत में जैविक निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें ये याद रखना है, एक तो ये पूछ लिया आपसे भारत ऑस्ट्रेलिया पारंपरिक मान्यता व्यवस्था, ये किससे संबंधित है, तो ये जैविक निर्यात को बढ़ावा देने से संबंधित है। ध्यान रहे इसमें निर्यात है, आयात नहीं है, तो कंफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ये जैविक निर्यात से संबंधित है, भारत और ऑस्ट्रेलिया याद रखना इसमें। फिर आगे चलिए, अब देखो ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री की भारत में यात्रा हुई थी, तो ये पूछा जा सकता है, जब भी कोई विदेश का मंत्री यहाँ पर आता है इंडिया में, तो उसको पूछा जाता है कि ये कहाँ पर आए, कहीं जैसे राजस्थान में इवेंट हुआ, वहाँ पर कोई पधारे है ना विदेश से, तो उनका पूछा जाता है कि किस देश के राष्ट्रपति थे या विदेश मंत्री, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। व्यक्ति डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम और उनकी पत्नी वीणा राम गुलाम। ठीक है, तो देखो राम राम नाम आ रहा, तो मॉरिशस के आपको याद रखना है। अवधि 9 से 16 सितंबर 2025, भारत की राजकीय यात्रा की इन्होंने। अब हम एक नज़र डाल लेते हैं भारत और जो मॉरिशस के संबंध है सितंबर 2025 में। प्रधानमंत्री बैठक, डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। चर्चा का विषय क्या था, द्विपक्षीय सहयोग, रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाना। सम्मेलन की सहभागिता कहाँ पर हुई, मुंबई में, किसके द्वारा की गई, फिक्की के द्वारा की गई, और इसका नाम क्या रखा गया, भारत मॉरिशस बिजनेस कॉन्क्लेव। ठीक है, तो इसमें देखो क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखना हमें डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम का संबंध कहाँ से है, तो ये मॉरिशस के हो जाएंगे। फिर इसमें याद रखना है ये वाली लाइन, द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतिक साझेदार को मजबूत करने के लिए कहाँ पर हुआ, तो मुंबई में फिक्की के द्वारा ये आयोजित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल ही रही, तो वहाँ से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप फटाफट इसमें क्लास को देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार। आगे देखते हैं, भारत की घोषणा क्या हुई, मॉरिशस को 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान है, ऋण प्लस अनुदान की मिश्रित आर्थिक पैकेज किसमें घोषणा हुई, तो 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर, इसमें आपको ध्यान रखना है। धार्मिक यात्रा, अयोध्या में भी ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर में गए, आंध्र प्रदेश के तिरुपति जो वेंकटेश्वर मंदिर है वहाँ पर भी इन्होंने दर्शन किए। देखो ये राम जी की भूमि पर गए हैं, तो इसी से राम का नाम याद आ जाएगा, है ना, तो ये आसान और रह जाएगा फिर हमारे लिए। फिर अगला है, भारत को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 2 प्रमुख परिषदों की सदस्यता मिली है। कौन कौन सी परिषद है, प्रशासन परिषद जिसे CA बोलते हैं, काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर दूसरी है डाक संचालक परिषद, पोस्टल ऑपरेशनल काउंसिल POC। इसकी अवधि 2025 से 2028 तक रहेगी।
चयन का अवसर 8 से 19 सितंबर 2025 दुबई में आयोजित 28वीं CUPU कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, विशेष तथ्य क्या याद रखना, भारत 1876 में जो UPU इसका सदस्य है। ठीक है, तो इसमें हमें याद रखना है कि एक 2 परिषदों की बैठक की मतलब सदस्यता मिली है, तो इनमें प्रशासन वाली और डाक संचालक वाली ये नहीं पूछेगा वो। इसमें आपको अवधि याद रखनी है, तो 2025 से 2028 तक याद रखनी है। फिर ये कहाँ पर हुई, तो दुबई में हुई, और कौन से नंबर की थी, 28वीं थी। ठीक है, तो ये याद रखना इसमें। देखो इस प्रकार की मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, जैसे अभी अधीनस्थ बोर्ड का एक RPC का पेपर लगा, तो हम जानते हैं कि जो राजस्थान में ऊँट महोत्सव होता है ना, वो जनवरी के महीने में होता है। तो पहले क्या है कि सिंपल क्वेश्चन आते थे कि ये कौन से महीने में होता है, सितंबर के महीने में होता है, कब होता है। ठीक है, लेकिन अभी क्या पूछने लग गए कि उसकी पूरी डिटेल पूछने लगे कि ये कब से स्टार्ट हो रहा, कौन से दिनांक हुआ, कौन से जिले में हुआ, इसकी थीम क्या थी, मिसेज जो मतलब उसमें बनाते हैं ना डेजर्ट, मिसेज डेजर्ट, ये किसको बनाया गया, इस प्रकार की उसमें डिटेल पूछी जाने लग गई। तो आपको पता है कंपटीशन का दौर है ना, तो उसमें चीज़ें या तो रखनी पड़ेगी, तो हमें सक्सेस चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है सर, आगे देखते हैं अब। तो 28वीं कांग्रेस हो जाएगी, दुबई हो जाएगी, और 2028। देखो ये 28 है, यहाँ पर 2028 तक ही है, और कहाँ पर है, दुबई हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं UPI। UPV एकीकरण परियोजना, घोषणा स्थल दुबई। घोषणा करने वाले केंद्रीय संचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। संयुक्त संस्थान डाक विभाग, इंडिया पोस्ट, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो NIPL है उसका पूरा नाम है। फिर है UPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के द्वारा किया गया। तो इसमें ध्यान रखा जो पहले ये वाली है ना, इसी के बारे में इसको द्वारा मतलब एक्स्ट्रा इसको विस्तार किया गया है। तो दुबई में भी ये देख लिया 28वीं थी, है ना। मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI का पूरा नाम है, पूछा जाता है को UPU इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म UPU IC से जोड़ना ताकि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान और डाक नेटवर्क के मध्य समन्वय हो सके। ठीक है, तो देखो ये कोई खास है नहीं, हमें ये याद रखना है कि दुबई में हुई और 28वीं थी, और 2025 से 2028 यानी 3 वर्षों तक ये रहेगी। अब है ये इम्पोर्टेंट, देखो जब से डोनाल्ड चाचा ने टैरिफ लगाया है तो इसका फायदा हमेशा तीसरा उठाता है। तीसरा कौन, चाइना। तो चाइना ने अपना एक नया वीज़ा निकाल दिया, उसको बोलते हैं के वीज़ा। क्या नाम है, के वीज़ा। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसने के वीज़ा नाम से ये जो कार्यक्रम है लॉन्च किया गया। तो 1 अक्टूबर 2025 इन्होंने लागू किया। इसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक स्टेम प्रतिभाओं यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, STEM का पूरा नाम क्या हो गया, ये वाला। ठीक है, को आकर्षित करना। रणनीति के अनुरूप ये पहल मेड इन चाइना 2035 लक्ष्य के अनुरूप है, जिससे चीन को तकनीकी महाशक्ति बनाना। ज़्यादा कोई खास नहीं है, बस इतना याद रख लेना कि ये जो के वीज़ा है ये चीन का है, और कौन सी योजना है इसकी, मेड इन चाइना 2035 है, ध्यान रखना 35 है यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, अगली है सऊदी अरब पाकिस्तान रक्षा साझेदारी समझौता। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस बड़ा समझौता किसके मध्य हुआ, SPDA। तिथि क्या, 17 सितंबर मोदी जी का जन्मदिन। कहाँ पर, रियाद सऊदी अरब में। तो अरब से अरब याद रह जाएगा। हस्ताक्षर करता पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, और सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान के मध्य हुआ। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या, रक्षा सहयोग को मजबूत बनाना, किसी भी बाहरी आक्रमण की स्थिति में संयुक्त प्रतिक्रिया देना। महत्व, इसे समझौतों के एक प्रकार के इस्लामिक नाटो की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। तो देखो जो इंटरनेशनल करंट है वहाँ में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे नाटो है तो नाटो एक इम्पोर्टेंट संस्था है ना। उसी के अनुरूप एक नया मतलब अलग ही कदम बनाया जा रहा है इस्लामिक नाटो।
तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। हमें इतना ही याद रखना है कि स्पर्धा का पूरा फुल फॉर्म क्या है और ये कहाँ पर हुआ, सऊदी अरब। ठीक है, आगे चलते हैं। ये फिर इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया का नया उत्सर्जन लक्ष्य 2035 के लिए, इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है इसका, एक सेकेंड, ओके। घोषणा तिथि 18 सितंबर 2025। लक्ष्य 2005 के स्तर की तुलना में, इसका मतलब लक्ष्य रखा गया 62% से 70% तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करना। तो देखो, जिनके पर्यावरण पारिस्थितिकी चैप्टर लगता है ना, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसने 2005 के स्तर की तुलना में 62% से 70% तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने के लिए अपना नया उत्सर्जन लक्ष्य 2035 लागू किया। तो हमें याद रखना ऑस्ट्रेलिया इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, आपको पूछा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण और नेट जीरो का लक्ष्य कहाँ तक, कब तक का है? तो 2050 का हमें याद रखना। ठीक है, तो याद रह जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का नया उत्सर्जन लक्ष्य 2035 के लिए 2025 में घोषणा हुई और 2005 के स्तर की तुलना में 62% से 70% तक ग्रीन हाउस गैस, है ना, उसमें कटौती करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। आगे चलते हैं। अगला है नेपाल का जनरेशन टू जेड आंदोलन। देखो, ये काफ़ी चर्चा में रहा था, आपने देखा होगा करंट में। ठीक है, तो जनरेशन जेड जो आंदोलन था वो नेपाल का था। इसमें क्या हुआ है कि जो प्रधान राजधानी काठमांडू नेपाल की सहित कई शहरों में युवाओं ने भ्रष्टाचार, दमन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन किए तो वहाँ पर गोलीबारी हुई। गोलीबारी की प्रत्युत्तर में जो जेड थे उन्होंने सरकार पर धावा डाल दिया। ठीक है, और सरकार गिर गई है। नेपाल सरकार ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर आदि पर प्रतिबंध लगा दिया, है ना। जिसके बदले में सरकार तो बोल रही थी कि हमने ये एप्लीकेशन पर बैन लगाया इसलिए आंदोलन हुआ है, जबकि वहाँ पर मुख्य काम तो जैसे भ्रष्टाचार हो रहा था, दमन हो रहा था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाई जा रही थी, है ना। केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार गिर गई है। तो हमें याद रखना है बस ये कि केपी शर्मा ओली ये कहाँ के पीएम थे। ओके, सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है इसमें आपको। एक तो ये केपी शर्मा जी की है ना, आउट हो गए केपी शर्मा जी तो, और सुशीला कार्की यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि सुशीला कार्की कहाँ की बनी है, तो ये नेपाल की पहली महिला पीएम बनी है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप चाहे तो साथ इसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। जैसे मान लो ये 150 पेज है, तो आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे, आपके 5-6 पेज में सारे शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे जिनसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15वां भारत जापान वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025। एक तो 15वां है और भारत और जापान वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? जापान का था, टोक्यो जापान में हुआ। इसमें भागीदारी मोदी जी और जापान के जो प्रधानमंत्री है शिगेरू इशिमा, इन्होंने इसमें भागीदारी ली है। तो इसमें देखो, ये पूछा जा सकता है कि आपको शिगेरू इशिमा कहाँ के प्रधानमंत्री है जिन्होंने भारत मतलब मोदी जी के साथ वार्तालाप किया, या फिर जो ये प्रमुख विषय थे इन पर चर्चा की। तो हमें याद रखना शिगेरू इशिबा कहाँ के? जापान के पीएम है। ठीक है, इसमें प्रमुख जो चर्चा के विषय क्या क्या रहे? आर्थिक सहयोग रहा, सामरिक सुरक्षा, गतिशीलता, पर्यावरण, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, जनसंपर्क संबंध और राज्य प्रदेश सहयोग पर सहयोग इसमें रहा। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला है, शिगेरू इशिबा। ठीक है, अगला है, फिर उसी की आगे रिपोर्ट है, जापान का निवेश वाक्य मतलब लक्ष्य, वाक्य नहीं, अगले दशक में
भारत के 10 ट्रिलियन जापानी येन का निवेश। येन क्या है? यह जापान की एक मुद्रा है, ठीक है। संयुक्त ऋण व्यवस्था, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए भारत और जापान ने सहयोग किया, जिसे अभी हमने ऑस्ट्रेलिया का देखा था ना 2035 का मॉडल, है ना, 2005 के लक्ष्य की तुलना में, उसी प्रकार का जापान का भी एक इसके संदर्भ में है। तकनीकी सहयोग में क्या होगा? तो तकनीकी सहयोग में फिर अंतरिक्ष सहयोग में पूछा जा सकता है। तकनीकी सहयोग में एआई इकोनॉमी को बढ़ावा देकर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर संयुक्त कार्य किया जाएगा। देखो ये जो पर्सन है ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये आरएस मेंस में पूछा हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है। ऐसे पूछा जा सकता है कि किसके साथ में भारत ये कार्यक्रम पर संयुक्त कार्यक्रम या सहयोग, तकनीकी सहयोग कर रहा, तो हमें याद रखना जापान टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। फिर है अगले 5 वर्षों में भारत जापान के बीच 5 लाख लोगों का आदान प्रदान होगा, जिसमें 50,000 भारतीय श्रमिक जापान जाएंगे, ठीक है। फिर अंतरिक्ष सहयोग में तो इसरो भारत की स्पेस कंपनी है, मतलब हमारी है, और जाक्सा जापान की है। उसके बीच में नई कार्य योजना तैयार की जाएगी। चंद्रयान 5 मिशन पर सहयोग की घोषणा की गई है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये स्लाइड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें याद रखना है कि चंद्रयान 5 मिशन है किसके साथ हम करने वाले हैं, तो जाक्सा और इसरो यानी कि जापान और भारत की स्पेस कंपनी, उसके साथ हम करने वाले हैं। फिर लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल है, इस पर संयुक्त कार्य कौन कौन करेगा, तो भारत और जापान करेगी, है ना, ठीक। और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए भारत किसके साथ सहयोग कर रहा है, तो जापान के साथ इसमें कर रहा है। जैसे जो ऑस्ट्रेलिया वाला था उसमें जापान मतलब भारत का सहयोग नहीं था, लेकिन इसमें भारत और जापान दोनों का इसमें आपस में सहयोग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत सिंगापुर संबंधों की 60वीं वर्षगांठ। देखो सिंगापुर से संबंधित अभी एक लेटेस्ट एक क्वेश्चन आया था, अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था, तो ये इम्पोर्टेंट है। अवसर, भारत सिंगापुर राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हो गए। इसकी तिथि 2 से 4 सितंबर 2025 में यह आयोजन किया गया। कहाँ पर हुआ? सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। तो लॉरेंस वोंग आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ के पीएम है, सिंगापुर के। मुख्य घटनाएं, भारत की 3 दिवसीय अभी आधिकारिक यात्रा रही। श्रीलंका ने मलक्का जलडमरू संधि में औपचारिक रूप से गश्त करने की योजना की पुष्टि की है, ठीक है। तो मलक्का जल संधि कहाँ की है, ये भी पूछा जा सकता है। ओके, तो इसमें देखो इम्पोर्टेंट क्या है, साथ में इम्पोर्टेंट भी देखेंगे ना, इसमें क्या पूछा जा सकता है, और शॉर्ट नोट्स बनाने में भी आसानी रहेगी। तो लॉरेंस वोंग ये रह जाएगा। और एक इनके 60 वर्ष पूरे हो गए, भारत सिंगापुर के हो गए, और सिंगापुर ने मलक्का जलडमरू संधि, तो आपको देखना है कि जो मलक्का जलडमरू संधि है वो कहाँ की है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर है भारत भूटान ऊर्जा सहयोग। देखो ऊर्जा से संबंधित हमेशा ना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भारत और भूटान, तो भूटान हमें पता है कि जैसे ये भारत का नक्शा है, तो भूटान यहाँ पर बैठा है। कंपनियां अडानी पावर लिमिटेड और अडानी पावर है एक तो, और डुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि भूटान की है। परियोजना कितने मेगावाट की होगी, तो 570 मेगावाट की रहेगी, और वांगचू जल विद्युत परियोजना इसका नाम रहेगा। समझौता प्रयास, शेयरधारक समझौता हुआ है ना, जैसे शेयरिंग नहीं करते कि आपकी 50% है मेरी 50% है, उसी प्रकार से। कुल निवेश किया जाएगा इसमें 60 अरब। देख लो राशि बढ़ी है तो पूछा जा सकता है। फिर इम्पोर्टेंट तो पूछा जाएगा आपसे 570 मेगावाट की वांगचू जल विद्युत परियोजना किन किन देशों के मध्य है, तो भारत और भूटान के बीच में, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि वांगचू जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है, 570 मेगावाट की है, ठीक है सर। फिर इसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन सी कंपनियां अपना निवेश कर रही है, ये कर रही है अडानी पावर याद रखना इंडिया की, और डुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन जो कि भूटान की है। टोटल निवेश कितना होगा, 60 अरब डॉलर होगा, ठीक है। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये हमें याद रखनी है। फिर चीन की ब्लू एटी कंपनी की नई टेक्निक है, क्या है कि उसने एक उत्पाद बनाया सोडियम आयन आधारित पोर्टेबल पावर स्टेशन, जिसका नाम है पायोनियर ना। क्या नाम है इसका, पायोनियर ना, ये हमें याद रखना है, ठीक है।
विशेषता क्या है, लिथियम के विकल्प के रूप में पर्यावरण अनुकूल भंडारण क्षमता। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे अभी हम वर्तमान में जैसे बैटरी है, फ़ोन भी यूज करते हैं तो फ़ोन में कौन सी बैटरी होती है, लिथियम आयन की इसमें बैटरी होती है, ठीक है। तो उसके स्थान पर जो चाइना है, चाइना में पता है कि टेक्नोलॉजी में हमेशा आगे रहा है, तो उसने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई जिसका नाम है पायोनियर ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लिथियम के विकल्प के रूप में पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा भंडारण समाधान पायोनियर ना, तो ये किसका है, तो चाइना ना, चाइना और ना, ऐसे याद रह जाएगा। अच्छा इसमें क्या यूज होगा, इसमें सोडियम आयन यूज होगा, सोडियम आयन होगा यूज, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर है, अब देखो जिनके इंडियन हिस्ट्री लगती है ना, उनमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तृतीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मंच कहाँ पर हुआ। अधिकार जैसे मान लो ये अलिस्ता रूस में हुआ, ठीक है, लेकिन बौद्ध का नाम सुनते हैं आप अधिकांश जैसे उसमें नेपाल डाल दिया, भूटान डाल दिया, तो हम तो वहीं पर भागेंगे, तो हमारा प्रश्न गलत हो सकता है, ठीक है। तो हमें याद रखना कि ये अलिस्ता रूस में हुई है। 1 सेकंड, ओके। थर्ड नंबर की है, अलिस्ता रूस में हुई है। इसकी थीम क्या है, थीम पूछी जा सकती है, नई सहस्त्राब्दी में बौद्ध धर्म, ओके। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय इसमें पार्टिसिपेट लेता है, ठीक है। और राष्ट्रीय संग्रहालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र इसमें प्रमुख थे, ठीक है। इसमें आयोजक संस्थाएं थी। तो इसमें देखो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है भारत की ओर से किस किसने इसमें भाग लिया, तो ये 4 हमें इसमें याद रखनी है। कहाँ पर हुआ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये है कि अलिस्ता रूस में हुआ। थीम देखो तीसरी है, तो ये नई सहस्त्राब्दी में बौद्ध धर्म, ऐसे ही याद तो रह जाएगा, ठीक है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन जिसका नाम क्या था, गेल डायलॉग 2025, किसके मध्य हुआ, आयोजन स्थल श्रीलंका में हुआ, 12वां संस्करण था इसका। बाहर से प्रतिनिधित्व नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने इसमें प्रमुख रूप से भागीदारी की है, ठीक है। इसमें क्या पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जा सकता है कि एक तो ये कहाँ पर हुआ, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र देखो हमारे ये भारत है और यहाँ से टच करता है तो श्रीलंका से यहाँ टच कर लेता है, ये याद रह जाएगा, ठीक है। और हनुमान जी जब लंका में गए थे उनके 12 बजा दिए थे, तो ये 12वां संस्करण हो जाएगा, ठीक है। और हमारे नौसेना के जो प्रमुख साहब गए थे उन्होंने भी श्रीलंका में 12 बजा दी होगी, ऐसे ही याद रह जाएगा ये। आगे चलते हैं। फिर है भारत इजराइल निवेश समझौता। देखो ये जो इजराइल वाला ना, अभी जैसे वो उसमें हमारी इन्वेस्ट मीट हुई थी ना फरवरी में राजस्थान में, तो उसमें इजराइल का एक प्रश्न पूछा था, तो इस प्रकार से इजराइल का प्रश्न यहाँ पर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। न्यूज़ क्या है, भारत इजराइल निवेश समझौता हुआ जिसे बेट नाम दिया गया, कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में हुआ। जब भारत का तो नई दिल्ली में होगा। इसका उद्देश्य क्या है, निवेशकों की सुरक्षा और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। नया समझौता प्रतिस्थापित करता है ये, पहले क्या है कि 1996 का एक पुराना बीट था, है ना, बीट यानी निवेश सहयोग समझौता था, जो 2017 में समाप्त हो गया था हमारा। फिर अभी ये नई जो मीट हुई है, जो पैक्ट हुआ, उसमें वापस समझौता हो गया है, ठीक है। हस्ताक्षरकर्ता कौन थे, तो भारत की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इजराइल की वित्त मंत्री बेजेलल स्टोक स्मोट रिच के द्वारा इसमें हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट क्या है सर, इम्पोर्टेंट ये है कि कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में हुआ, ओके। भारत की ओर से साइन किसने किया है, निर्मला सीतारमण जी ने। और इजराइल की वित्त मंत्री का क्या नाम था, बेजेलल स्मोट रिच के द्वारा इसमें साइन किए गए हैं। या फिर कथन के रूप में ये भी आ सकता है कि 1996 का जो पुराना बीट है जो 2017 में समाप्त हो गया उसका नया स्थान लेगा, तो ये भी पूछा जा सकता है। फिर है अमेरिका की प्रमुख घटनाएं जो सितंबर 2025 में हुई है। पहली है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी माल पर 1 अक्टूबर 2025 से 100% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। इसी के एवज में चाइना वाले ने फायदा उठाया और अपना एक वीज़ा लॉन्च कर दिया है। उन्होंने रक्षा मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर
युद्ध मंत्रालय कर दिया है। देखो एक तरफ तो वो युद्ध मंत्रालय करते हैं, तो एक तरफ वो नोबेल का जो शांति का पुरस्कार है वो मांगते हैं, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश ने अपने रक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वार कर दिया है। तो वार हमेशा जो विकसित देश है वही करवाते हैं, ताकि उनका जो हथियारों का धंधा है वो चलता रहे, ठीक है। तो हमें याद रख लेना, वार अमेरिका ने करवा दी है, ठीक है। तो डोनाल्ड चाचा ने इसका नाम वार कर दिया है। फिर है लैरी एलिसन, देखो नाम है एक, मैं लिख देता हूँ, लैरी एलिसन। इन्होंने क्या कारनामा किया? ओरेकल के सह संस्थापक है ये। एलन मस्क को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं लैरी एलिसन। फिर है थाईलैंड की राजनीति से संदर्भ में प्रधानमंत्री पैंथोकता सिनवावा, देखो नाम ही ऐसे, इनके नाम याद नहीं होते। राष्ट्रीय सुरक्षा उल्लंघन के आरोप लगे हैं इनके ऊपर, परिणाम स्वरूप उन्हें बर्खास्त किया गया है। एक बार वापस देख लेते हैं। डोनाल्ड चाचा ने इसका नाम बदल दिया, डिपार्टमेंट ऑफ वार कर दिया, और वार किया तो अक्टूबर में इन्होंने 100% टैरिफ लगा दिए। डन। फिर है लैरी एलिसन, तो लैरी एलिसन दुनिया की सबसे बड़ी अमीर व्यक्ति बन गई है, ओके। फिर थाईलैंड के जो पीएम थे पैंथोगता सिनवात्रा, जो ये प्रश्न पूछा हुआ, पैंथोगता सिनवात्रा कहाँ के पीएम है। तो ये थाईलैंड हमारे जो पड़ोसी देश है, तो वहाँ पर ये प्रमुख जो मुद्दे हमारे सिलेबस में लिखे होते हैं करंट में, तो वहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये थाईलैंड की राजनीति में चाचा घुस जाते हैं, वहाँ के पैंथोगता सिनवात्रा की सरकार उनको गिरा देते हैं। डन। तो 1 2 3 4 5 इसमें आपको बातें याद रखनी है। फिर अगला है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, गौरव का सम्मान की बात है। हमारे 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन साहब, ओके। शपथ की तिथि 12 सितंबर 2025, चुनाव हुआ 9 सितंबर। अच्छा, पूर्ववर्ती जो डिप्टी हमारे जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? जगदीश धनखड़ साहब थे, जिन्होंने 21 जुलाई 2025 को अपना त्यागपत्र दे दिया। चुनाव परिणाम क्या रहा? कुल मतदाता 767 रहे, उसमें अमान्य मत 15 हुए। राधाकृष्णन सर को 452 वोट मिले, और इनके जो प्रतिद्वंदी थे बी सुदर्शन रेड्डी, जो इंडिया गठबंधन से संबंधित थे, उनको 300 वोट मिले, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो विजय का अंतर है वो 152 का मतों का अंतर है। और राजनीतिक पृष्ठभूमि से देखें तो ये वरिष्ठ कौन, सीपी राधाकृष्णन सर वरिष्ठ भाजपा नेता रहे और पूर्व राज्यपाल ये रहे, जो शायद दक्षिण में कुछ ये राज्यपाल थे, एक स्टेट का नाम याद नहीं आ रहा अभी। तो ये हमें याद रख लेना। देखो इसमें क्या पूछा जा सकता है, इसमें ये तो ये पूछ लेंगे कि इनका चुनाव कब हुआ, तो 9 सितंबर को हुआ। फिर इनका क्रमांक पूछा जा सकता है, एक तो क्रमांक हो जाएगा, 15वें नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। कौन बने? सीपी राधाकृष्णन सर बने। अच्छा, इनके जो विपक्ष में कौन थे, यानी प्रतिद्वंदी कौन थे? तो बी सुदर्शन रेड्डी थे, ओके। और विजय का अंतर तो नहीं पूछेंगे, पर यह पूछा जा सकता है कि कितने मत अमान्य हुए, 15 हो गए, ठीक है। और बाकी आप इनको याद रख लेना। और ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे राज्यपाल सर हमारे जो बने थे जुलाई के महीने में बने थे, है ना, तो उनका प्रश्न पूछा गया था कि उन्होंने पदभार कब ग्रहण किया। तो उल्टा भी पूछा जा सकता है कि जगदीश धनखड़ सर ने ये त्यागपत्र कब दिया, तो 21 जुलाई 2025 में इसमें याद रखना है, ठीक है। तो ये 5-6 इसमें चीज़ें हैं जो आसानी से याद रह जाएगी। आगे चलते हैं। ये फिर जिनके जैव विविधता और पर्यावरण लिखा हुआ उनके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या? देखो जो हमारे, एक वापस बताता हूँ मैं आपको, हमारे जो बायोस्फीयर रिजर्व है, 1 सेकेंड, ओके। हमारे जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो थे पहले, मतलब वर्तमान में भी 18 ही है ना। उसमें से क्या है कि जो 12 थे वो यूनेस्को की जो ये सूची आती है ना, उसमें शामिल थे। अभी लेटेस्ट में एक और इसमें जोड़ दिया है, तो ये टोटल हो गए 13, ठीक है। तो ये उसके समुद्र में न्यूज है। क्या है? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। उसको यूनेस्को WNBR सूची में शामिल कर लिया गया।
स्थान लाहौल स्पीति जिला हिमाचल प्रदेश में। घोषणा तिथि 27 सितंबर 2025, याद नहीं रखनी। घोषणा मत यूनेस्को की मैन एंड द बायोस्फीयर MAB परिषद का 37वां सत्र था हांगझोंग चीन के अंदर, तो वहाँ पर इसकी घोषणा की गई है, इम्पोर्टेंट है। भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हो गए? अब 13 हो गए। वैसे संख्या कितनी है? 13। ये वो है जो इस यूनेस्को की मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। वैसे टोटल है 18, है ना। विश्व स्तर पर 21 देशों के 26 नए रिजर्व WNBR नेटवर्क में जोड़े गए हैं। ओके, प्रमुख तथ्य याद रखिए। तो इसमें इसका जो क्षेत्रफल कितना है, 7,770 वर्ग किलोमीटर। ट्रांस हिमालय का जो एरिया है उसका इसमें भाग है, ठीक है। संरक्षित क्षेत्र में पिन वैली नेशनल पार्क और किब्बर वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी वो इसमें शामिल है। प्रमुख जीव की बात करें तो हिम तेंदुआ, हिमालय आइबेक्स हो जाएगा। घोषित 2009 में सेंटर जो राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसको शामिल किया गया था। देखो इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं इस करंट के अलावा। इसमें देखो प्रश्न पूछे गए हैं, वो ऑफिस में आपको टिक लगा देता हूँ। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो प्रश्न पूछे हुए वो बता रहा हूँ। इसमें देखो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, ये 2009 में राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व कब बना? 2009 में बना, ठीक है। एक प्रश्न इसमें पूछा गया है कि हिम तेंदुआ कहाँ पर पाया जाता है ना। तो ये कोल्ड डेजर्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को वाला, मतलब अभी तो जुड़ा है, पहले नहीं था, उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। फिर पिन वैली नेशनल पार्क और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कौन से स्टेट में है? तो हमें याद रखना पिन वैली और किब्बर वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो हिमाचल प्रदेश में है। ओके, फिर आपको इसमें याद रखना है भारत से अब कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व बन गए हैं? 13। ये कुल कौन से हैं? जो यूनेस्को की मैन एंड द वाइल्ड जो मैप वाली परिषद है उसमें शामिल है। वैसे टोटल कितने हैं? तो टोटल में याद रखने इसमें 18 हो जाएंगे। ओके, एक बार ये प्रश्न पूछा गया अभी 4th ग्रेड के पेपर में से कि ये लाहौल स्पीति कहाँ पे है ना। तो ये हिमाचल प्रदेश में है। डन, आगे चलते हैं। फिर इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए, ऊर्जा हो राजस्थान बच जाए ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी हुए 2024 के, जारीकर्ता कौन है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE विद्युत मंत्रालय द्वारा। आधार वर्ष 2023-24 रखा गया। इसमें कवरेज 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। प्रमुख तथ्य, अग्रणी राज्यों की संख्या 7 से घटकर 5 रह गई है। 5 राज्य कौन कौन से जो परफॉर्मर श्रेणी में रहे? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये तो 3 हमारे पड़ोसी रह गए, और एक यूपी, और एक हो गया उड़ीसा में। तो देखो इसको ऐसे याद रख लेंगे। ये पहले देखते हैं, तुलनात्मक अवलोकन में देखें तो 2023 की तुलना में अधिकांश राज्यों में प्रगति की दर कमी हुई है। देखो इसमें जैसे ये इंडिया है, आसान सा बना देते हैं, ये राजस्थान हो गया, यहाँ पंजाब और ये हरियाणा हो जाएगा, साथ में इधर हो जाएगा यूपी वाला एरिया, ठीक है। तो यूपी हरियाणा और इधर हो जाएगा उड़ीसा वाला एरिया, तो ये आसान रह जाएगा याद करने के लिए। डन, देखो परफॉर्मर 5 है, 5 से पैसे परफॉर्मर श्रेणी में 5 जिले, सॉरी 5 स्टेट जो हमें आसानी से याद रह जाएंगे। आगे चलते हैं। फिर है भारत रैंकिंग 2025 NIRF 2025 जारी करता है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जारी किया गया। इसका फ्रेमवर्क किसने तैयार किया? राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा। प्रमुख श्रेणियां वशिष्ठ स्थान, तो इसमें जो ओवरऑल श्रेणी में था भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने ओवरऑल में टॉप किया, और यूनिवर्सिटी में टॉप किया IISc बेंगलुरु के द्वारा, है ना। तो यूनिवर्सिटी में बेंगलुरु हो गया और ओवरऑल में मद्रास हो गया रैंकिंग में। फिर है कॉलेज के लेवल पर, तो कॉलेज हिंदू कॉलेज दिल्ली हो जाएगी, और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लेवल पर बेंगलुरु हो जाएगा, तो बेंगलुरु इसमें भी है, और जो कॉलेज वाला है सॉरी यूनिवर्सिटी वाला है उसमें भी है, ठीक है। फिर नवाचार संस्थान में IIT मद्रास, तो IIT मद्रास यहाँ पर भी है और पहले वाले में भी है। राज्य के सर्वोच्च विश्वविद्यालय कौन बने? तो जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता इसमें बना है। तो इसमें देखो ज़्यादा तो ये याद नहीं रखना, पर ये याद रख लेना
ओवरऑल में कौन रहा? मद्रास रहा। और यूनिवर्सिटी में कौन रहा? बेंगलुरु रहा है। आगे चलते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी में IGNOU नई दिल्ली। देखो जो ये देखो, इसमें एक चीज़ नोटिस करना आप, यहाँ पर भी नई दिल्ली है और यहाँ पर भी नई दिल्ली है। तो ये इसमें चेंज कर सकता है कि कॉलेज के लेवल पर तो ये वाला IGNOU नई दिल्ली डाल दे, और ये जो ओपन यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर हिंदू कॉलेज डाल दो। आपको इसमें ध्यान रखना, ठीक है। फिर STG संस्थान में IIT मद्रास, इंजीनियरिंग में मद्रास, मैनेजमेंट में अहमदाबाद इसमें टॉप रहा है, ठीक है। वास्तुकला एवं योजना में रुड़की, चिकित्सा धन सहायता में एम्स दिल्ली, और कृषि एवं संबंध क्षेत्र में IARI नई दिल्ली। विशेष उल्लेख में बिरला प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियर संस्थान जो कहाँ है? ब्रिट्स पिलानी जो झुंझुनू में है ना, उसने विश्वविद्यालय श्रेणी में 7वां स्थान प्राप्त किया है। ये हमें याद रखना, 7वां स्थान इसमें प्राप्त किया है। फिर है महत्वपूर्ण है ये, भारत का अपना पहला स्वदेशी 32 बिट बायोस्फीयर चिप जिसका नाम रखा गया विक्रम, ये लॉन्च किया गया है ना। तो लॉन्च इवेंट सेमिकॉन इंडिया जो 2025 में हुआ था, कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ, तो उसके दौरान इसका लॉन्च किया गया। विकास संस्थान विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने इसका विकास किया है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष मिशनों और स्पेस लॉन्च व्हीकल के लिए पूर्णतः स्वदेशी चिप विकसित किया गया। ये उच्च तापमान रेंज, ये महत्वपूर्ण है, -55 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस तक कार्य करने में ये सक्षम है। तो देखो इसमें ये याद रखना हमें, एक तो ये विक्रम है, इसका नाम याद रखना है ना, और दूसरा इसका ये टेम्परेचर आप उसको ध्यान में रख लेना। बाकी इसमें नहीं पूछा जाएगा, वैसे कर दोगे। ये इसरो के द्वारा बनाया गया है और विक्रम साराभाई के इनका विक्रम के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। और इसकी बीट जरूर याद रखना है, 32 बीट पर है, ठीक। आगे चलते हैं। तकनीकी विनिर्देश 32 बिट बायोस्फीयर हमने देख लिया। 180 नैनोमीटर CMOS इसमें टेक्निक यूज हुई है। सफल परीक्षण PSLV C60 मिशन के दौरान इसका सफल परीक्षण किया गया। इसी लॉन्च पर इस कार्यक्रम के एक अन्य 32 बिट RISC-V आधारित माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम था कल्पना 32021 को पेश किया गया है, ठीक है। तो देखो ये कल्पना वाला ना, कल्पना वाला है ना, तो ये 3201 ये तो ये दोनों 32 बीट पर ही आधारित है। लेकिन जो RISC-V है उसका नाम तो कल्पना 3201 है, और जो पीछे वाला था कौन सा 180 नैनोमीटर CMOS टेक्नोलॉजी वाला है ना, वो अलग है। तो आपको मान लो इसकी टेक्निक भी पूछी जा सकती है, जैसे एक SI 2021 में इसी प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। आपको इसको मिशन भी पूछा जा सकता है कि PSLV C60 मिशन के तहत इसका लॉन्च किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब है बच्चों की रिपोर्ट, चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट। जारीकर्ता कौन है? मोस्टली डिपार्टमेंट, भारत सरकार। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया। चौथा संस्करण है, जैसे चिल्ड्रन जैसे चौथा। मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में बच्चों के कल्याण और विकास पर समग्र डेटाबेस प्रस्तुत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसमें देखो एक तो शिशु मृत्यु दर है ना, इन्वेंट्री मैटर रेशियो रेट सॉरी, इसमें 2011 में 44 प्रति 1000 जीवित जन्म से घटकर 2023 में 25 हो गई है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 25 में 25 हो गई है, 23 में है ना। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो पुरुषों की जो 26 से पहले की तुलना में महिलाओं की संख्या भी थोड़ी कम है। तो पहले 26 पुरुषों पर 25 महिलाएं, और जो 2011 में शिशु मृत्यु दर 44 की रेट थी है ना, वो अब कितनी हो गई? 25 हो गई है। कुल प्रजनन दर की बात करें, प्रजनन दर की बात करें तो इसमें देखो CBR बोलते हैं इसको, 18.4 प्रति 1000 जनसंख्या जो घटती जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 20.3% रही और शहरी क्षेत्रों में 14.9% रही। ये डाटा इंपॉर्टेंट है।
ये आपको याद रखना है। CBR रेट इसमें आपको कंप्लीट बर्थ रेट आपको इसमें याद रखनी है। 18.4% प्रति 1000 जनसंख्या पर है, जो घटती जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाती है। ग्रामीण पर ज़्यादा है और शहरों में कम है। शहरों में लगभग 15% से याद रख लेना, और ये ग्रामीण में 20% आप इसको याद रख लेना। तो 15-20 का इसमें आंकड़ा यह है, और 15-20 के बीच में आंकड़ा आएगा आपको 18 का पड़ेगा। तो 18 तो ओवरऑल हो गई, ठीक है। फिर है दूसरी यूडिस्क रिपोर्ट 2024। इसमें क्या जारी करता शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। जो रीट की जो टीचर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। प्रमुख इसमें बिंदु क्या है, भारत में शिक्षकों की कुल संख्या 1,10,00,000, जो 2022-23 की तुलना में 6.7% की इसमें वृद्धि हुई है। देश में लगभग 15 लाख विद्यालय हैं, जिनमें से 24 करोड़ से अधिक विद्यार्थी नामांकित हैं। ओके, महिला शिक्षकों का अनुपात है 54.3% है, और छात्र शिक्षक अनुपात जिसे PTR बोलते हैं, फाउंडेशन स्तर पर 10 है और सेकेंडरी स्तर पर 21 है। तो ये टीचर वैकेंसी वालों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो आपकी शैक्षिक परिदृश्य होता है उसमें नवाचार के संदर्भ में ये पूछा जा सकता है रिपोर्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। राज्यवार विशेषताओं में देखें तो सबसे अधिक जीरो एडमिशन रहा पश्चिम बंगाल में, सबसे अधिक जीरो एडमिशन 3812। दूसरे स्थान पर राजस्थान, देखो ये राजस्थान के लिए 215। सबसे अधिक एक शिक्षक वाले स्कूल है आंध्र प्रदेश में। देखो आंध्र प्रदेश में ऐसे आंध्र एक और एक से एक, तो आंध्र प्रदेश याद रख लेना इसमें। फिर दूसरे स्थान पर है राजस्थान। तो देखो राजस्थान की स्थिति आप अवलोकन कर सकते हैं। अब रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक लड़ाकू विमान, उसके संदर्भ में चलिए। तो HAL अनुबंध 97 LCA MK-1A लड़ाकू विमान है। संख्या कुल हमारे पास 97 विमान है ना। और प्राप्तकर्ता भारतीय वायुसेना के पास है। निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। वितरण प्रारंभ 2027-28 इसका वितरण प्रारंभ किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है ये दोनों वाले। फिर पूर्ण वितरण अवधि अगले 6 वर्षों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। महत्व मेक इन इंडिया रक्षा उत्पादन की गति को, आत्मनिर्भरता को इसमें बल दिया गया है। तो इसमें देखो ये चीज़ें याद रखनी है। तो आपको टोटल कितने हैं और किसने निर्माण किया और कब से इसका वितरण प्रारंभ होगा, डन। बाकी और चीज़ें आएगी तो आप इन ऑप्शन से कर दोगे। फिर है DSIR योजना, क्षेत्र अनुसंधान और नवाचार के अंदर विकास को मंजूरी मिली है। योजना मंत्रालय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR। अवधि 15वें वित्त आयोग चक्कर 2021 से 2025-26 के दौरान इसको लागू किया जाएगा DSI योजना को, है ना। इसका पूरा नाम क्या है, क्षेत्र अनुसंधान और नवाचार केंद्र विकास। इसका उद्देश्य क्या है, भारत में वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान संरचना को सुदृढ़ करना, प्रयोगशाला संस्थानों, नवाचार तकनीकों या तंत्रों को प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, कोई खास नहीं है। फिर ये चर्चा का विषय रहा था, भारत का पहला बायोएथेनॉल संयंत्र कहाँ लगाया गया है। अब सीधा सीधा ये पूछ लिया कि भारत का पहला बायोएथेनॉल संयंत्र कहाँ लगा, तो गोलाघाट असम में इसका शुरुआत हो गई है। उद्घाटनकर्ता मोदी जी है। स्थान गोलाघाट में हुआ था, गोलाघाट में। संस्थान न्यूमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हमें क्या फायदा मिला, तो भारत का पहला बांस आधारित बायोएथेनॉल संयंत्र है, बांस आधारित है ये। ओके, इससे हमें क्या क्या फायदा मिलेगा, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्तिकरण मिलेगा, ठीक है। तो इसमें देखो एक तो ये याद रखना कि भारत का पहला है बांस आधारित है ना। तो बांस आधारित आपको गोलाघाट असम याद रख लेना, ठीक। और एक भारत का पहला बायो एथेनॉल संयंत्र भी पूछे ना आपको, तो गोलाघाट इसमें आपको याद रखना है। चलिए आगे।
फिर इसकी विशेषताएं देखें तो ये दुनिया का भी पहला ही है द्वितीय जो 2G यानी कि सेकंड जनरेशन का बायोथेनल संयंत्र है। ये एक जीरो वेस्ट इकाई है। डन। इसकी लागत 5,000 करोड़ आएगी। उत्पादन क्षमता देखें तो प्रति वर्ष 49,000 टन एथेनॉल इसका जो उत्पादन होगा। इसके उप उत्पादक की बात करें तो परफ्यूरल एसिटिक एसिड है ना। फिर कच्चा माल प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख मीट्रिक टन बांस का इसमें उपयोग किया जाएगा। ओके, तो ये छोटी मोटी चीज़ याद रख लेना, ये 2G आधारित है। और इसकी क्षमता पूछ लेना, क्या पता उसमें जैसे मान लो इसकी क्षमता है ये 39,000 है ना, 49,000 सॉरी है ना, तो वहाँ पर ऑप्शन में आपको 50,000 दे दे तो ये एक 49 दे दे, 51 दे दे, 48 दे दे, तो आपको याद रखना 39,000 सॉरी 39 याद आता है मेरे को बार बार, 49,000 इसको याद रखना है। फिर है मर्सिडीज बेंज हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट। ये देखो कारें है ना, कारों का आधार पर पता चला है कि कौन सा देश है ना सबसे ज़्यादा अमीर, मतलब देश का कौन सा स्टेट ज़्यादा अमीर है। तो सबसे अमीर राज्य है महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र। राजस्थान इसमें 9वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो राजस्थान बोल रहा है 9, मेरे पास तो मर्सिडीज और बेंज नहीं है। ठीक है, ओके, तो राजस्थान 9 बोल रहा, महाराष्ट्र बोल रहा जय महाराष्ट्र। आओ इधर। फिर है सहज वृद्धि मित्र टूलकिट श्रृंखला हम। देखो ये क्या है, जारीकर्ता सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। इसका लॉन्च उद्देश्य क्या है, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देना। ठीक है, सहज वृद्धि मित्र टूल किट। अब देखो ये क्या क्या है, एक तो ये टूल किट है हमारे पास और एक ये वाला टूल किट है। देखो ये क्या है, विकसित करता सोसाइटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ओरिएंटेड ऑपरेशनल लिंक्स स्कूल। देखो स्कूल का पूरा नाम है ये, इसके द्वारा इसका विकसित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, बुजुर्गों की दैनिक चुनौतियों का समाधान और परिवारों को सहयोग हेतु संसाधन उपलब्ध करवाना। उपयोग वरिष्ठ नागरिकों को देखभालकर्ताओं और स्वयं सेवकों संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण व गाइडेड टूल किट का इसमें है। ठीक है, तो आपको ये पूछ लेगा सहज का निर्माण किसने किया है, स्कूल ने किया है, स्कूल का पूरा नाम बता दो, कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है। फिर दूसरी श्रृंखला, श्रृंखला है हम, सेकंड एडिशन था ये। इसकी थीम पूछ ली जाएगी आपसे, अनुभव और उत्साह का संगम। ओके, उद्देश्य युवाओं और बुजुर्ग पीढ़ियों के बीच संवाद एवं पारिवारिक संबंधों को सशक्त करने इसका प्रमुख उद्देश्य है। ज़्यादा कोई खास नहीं, आपको इसमें याद रख लेना कि ये जारी करता जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय उसके द्वारा ये 2 कार्यक्रम लॉन्च किए गए। नाम पूछ लेगा कौन कौन से है, या फिर जो श्रृंखला हम वाली इसकी थम पूछ लेगा, बाकी इसमें कोई ज़्यादा है नहीं, या जैसे ज़्यादा ये सहज वाला है इसकी स्कूल का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो इसमें एक तो ये हो गया, एक ये और एक ये, तो 3 चीज़ इसमें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलो, प्रधानमंत्री द्वारा अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। कौन कौन सी योजनाएं, हीवो और एक ट्रट्रो। ठीक, तो हीवो की जो 240 मेगावाट की है और ट्रट्रो 186 मेगावाट की। उद्देश्य उत्तरी पूर्वी राज्य जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स बोलते हैं ना, उसमें ऊर्जा आत्मनिर्भरता हरित बिजली उत्पादन को प्रोत्साहन देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसमें आपसे पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि हीवो कहाँ की है, ट्रट्रो कहाँ की है ना। तो हीवो ट्रट्रो कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है। तो इसको ऐसे याद रखो, जैसे मुर्गा होता है ना, मुर्गा, तो मुर्गा सुबह उठते क्या बोलता है, ट्राउ 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 काँव 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 बोलने लग जाता है। तो सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, अरुणाचल प्रदेश में उगता है ना, है ना। तो ऐसे याद रख लेंगे भाई, हीवो ट्रट्रो कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है। डन। फिर है भारत के 7 नए प्राकृतिक स्थल यूनेस्को विश्व विरासत संभावित सूची में शामिल हुए हैं, संभावित वाली में। इसमें भारत के कुल स्थल अब हो जाएंगे 69 हो जाएंगे सितंबर 2025 तक, और 39 तो इसमें 49 तो देखो फिर गलत बोल दिया मैंने, सांस्कृतिक हो जाएंगे, और 17 प्राकृतिक हो जाएंगे, और 3 इसमें मिश्रित हो जाएंगे। ठीक है,
जारीकर्ता यूनेस्को वर्ल्ड विरासत केंद्र के द्वारा इसको जारी किया गया। ये देखो ये कौन कौन से हैं। कर्नाटक में है सेंट मैरी द्वीप श्रृंखला, महाराष्ट्र में पंचगनी महाबलेश्वर, ठीक है। मेघालय में मेघालय युग की गुफाएं जैसे महाबलियु गुफा, ओके। नागालैंड में नागा हिल्स, और आंध्र प्रदेश में एरामट्टी, दिब्बालू, लाल मिट्टी की पिरामिड जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं यहाँ पे। आंध्र प्रदेश की तिरुमलाई की पहाड़ियाँ और केरला की ये वर्कला चट्टानें, तो इसमें ये शामिल हुई है। ये कोई ज़्यादा खास है नहीं, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर है नमो भारत ट्रेन, देश की सबसे तेज ट्रेन बनी है, नमो भारत ट्रेन बनी है। कहाँ चली है? दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के द्वारा इसको जो कॉरिडोर वहाँ पर चला। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है और भारत में निर्मित सेमी हाई स्पीड या फिर उच्च सुरक्षा और आराम के मान को एक साथ ये भारत की सबसे तेज ट्रेन बनी है। तो नमो भारत ट्रेन आपको याद रखना है। फिर अगला है मिग 21 लड़ाकू विमान सेवा निवृत्त हो गया है। कब हुआ? स्थान चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ, ठीक है। और ये याद रखना भारतीय वायुसेना की जो रीड है वो मिग 21 को बोलता 60 वर्षों की इसने सेवा पूरी की गई। तो एक बार इसको याद रख लेना, ऐसे कुछ ज़्यादा खास है नहीं है। फिर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। पहले तो आपको याद रखना काजीरंगा कहाँ पे? असम में है। काजीरंगा कहाँ पे? असम में है। उसको जैव विविधता सर्वेक्षण के अनुसार परिणाम आए तो यहाँ पर 283 प्रजातियाँ दर्ज की गई है, जिसमें 254 कीट की प्रजातियाँ, 29 तितलियों की प्रजातियाँ हैं। अच्छा ये क्या हुआ, इसे हमें क्या महत्व मिला? तो ये देश का पहला सबसे बड़ा सर्वेक्षण जिसमें कीट व तितलियों की इतनी बड़ी विविधता दर्ज हुई है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो जैव विविधता से संबंधित अभी तक हमने 3-4 प्रश्न कर लिए। एक हमने ऑस्ट्रेलिया का कर लिया, एक भारत और जापान का कर लिया, है ना, और एक काजीरंगा आ गया, और एक यूनेस्को वाले जो पीछे हमने देखे थे वो आ गए, ठीक है। तो आपको याद रखना, आपको ये पूछा जाएगा देश का पहला सबसे बड़ा सर्वेक्षण जिसमें कीट व तितलियों की संख्या कहाँ पर ज़्यादा दर्ज हुई, तो आपको काजीरंगा असम में याद रखना। और कितनी हुई? 283 का अंतर भी याद रख लेना, 254 और 29। फिर है भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान देखभाल केंद्र कहाँ बनाया गया है? धारगल गोवा में बनाया गया है, ठीक है। जारीकर्ता आयुष मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका? पारंपरिक चिकित्सा, आयुर्वेद और आधुनिक उपचार प्रणालियों का समन्वय करना, कैंसर की रोकथाम करना, निदान उपचार हेतु समग्र मॉडल विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इससे क्या होगा? इसमें भारत में इंटीग्रेटेड कैंसर केयर की दिशा में ऐतिहासिक कदम को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ये याद रखना है कि भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र कहाँ बना है? तो हमें याद रखना धारगल गोवा में बना, ठीक है। और जारीकर्ता कौन है? आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। आगे देखते हैं। फिर है भारत का सबसे बड़ा ISL डिजिटल संग्रह। ISL का पूरा नाम है इंडियन साइन लैंग्वेज डिजिटल रिपोजिटरी, ठीक है। यानी कि जारीकर्ता भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा जारी किया गया। प्रमुख बिंदु कुल 3189 कंटेंट वीडियो शामिल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ISL डिजिटल डेटाबेस है, ठीक है। प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप के साथ ISL के एकीकरण की भी इसमें शुरुआत की गई है, ठीक। तो आपको पूछ लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा ISL डिजिटल संग्रह कौन सा देश बना, तो आपको याद रखना भारत इसमें बना है। फिर है अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ किया गया है। शुभारंभ करवा मोदी जी है। कहाँ कहाँ हुआ? तो ये ब्रह्मपुर उड़ीसा में और उधना गुजरात में। कोई ज़्यादा खास है नहीं। फिर कृति सेनन है, उसको UNPA के भारत में जो मानव दूध उसको उसमें बनाया गया है। संस्था संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष में, इसका पूरा नाम है UNFPA का पूरा नाम है। उद्देश्य भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की प्रति जन जागरूकता बढ़ाने इसका प्रमुख लक्ष्य है। तो एक सीधी सी लाइन याद रखना
कि UNFPA की भारत में। फिर आगे चले तो बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मठ का लोकार्पण हुआ। देखो एक बौद्ध वाला हमने तृतीय वाला देखा था जो कि अलिस्ता रूस में था, अब एक है रॉयल भूटान बौद्ध मठ। तो ये बिहार के जो राजगीर है वहाँ पर हुआ। कहाँ पर हुआ? सितंबर 2025 में हुआ। महत्व राजगीर बौद्ध धर्म के तीर्थ रूप में ऐतिहासिक स्थल है। भगवान बुद्ध के जीवन और प्रथम बौद्ध परिषद से जुड़ा स्थान है ये राजगीर वाला। विशेषता देखिए तो भारत की स्थापत्य शैली में निर्मित ये मठ भारत भूटान सांस्कृतिक सहयोग का प्रतीक है। तो आपको इतना सा याद रखना है इसमें, कितना सा कि ये जो रॉयल भूटान बौद्ध मठ है कहाँ पर हुआ? राजगीर में हुआ था। डन। फिर है हिमाचल प्रदेश बना देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य। ठीक है, तो पहले 3 थे, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा और अब बन गए हिमाचल प्रदेश, है ना। संपूर्ण राज्य स्तर पर वयस्क शिक्षा और डिजिटल साक्षरता अभियान की सफलता का परिणाम था ये। पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आपको याद रखना लद्दाख है, जो कब बना? 2025 में बना था। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है कि देखो इसमें केरला दे दे तो वो गलत हो जाएगा, है ना। पूर्ण साक्षर राज्य की बात करें तो इसमें ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, हिमाचल प्रदेश और यूटीज में लद्दाख हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर है संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? सीधा सीधा पूछ लिया आपको तो याद रखना, कमांडरों को कॉल किया, है ना। ये 17 सितंबर की बात है। कमांडरों को कॉल किया तो कोलकाता में ये हो जाएगा। इसकी थीम क्या थी? सशस्त्र बलों के भविष्य हेतु पवित्र। फिर उद्देश्य थल जल वायु सेनाओं के एकीकृत समन्वय को इसमें सशक्त बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो इसमें इतना ही याद रखना आप, संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ हुआ? उनको कॉल करके बुलाया कोलकाता में, और थीम थी सशस्त्र बलों के भविष्य हेतु परिवर्तन करना। आगे चलते हैं। फिर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों का द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है ना। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। उद्घाटनकर्ता अमित शाह सर, और थीम क्या थी? संयुक्त संकल्प साझा जिम्मेदारी। उसका उद्देश्य क्या था? मादक पदार्थों की तस्करी और ड्रग नेटवर्क के खिलाफ रणनीति सहयोग करना। इतना से याद रखना, एंटी नारकोटिक जो टास्क फोर्स है वो कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में हुई थी। एक तो हो जाएगी, दूसरी इसकी थीम पूछ लेगा संयुक्त संकल्प साझा जिम्मेदारी। आगे देखते हैं। सांसद व राज्य या संघ क्षेत्र विधायकों की महिला सशक्तिकरण समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तिरुपति आंध्र प्रदेश में हुआ। तो तिरुपति में वो PM भी आए थे, आपको याद हो तो कमेंट में बताओ। फिर मुख्य उद्देश्य महिला प्रतिनिधित्व, राजनीतिक सहभागिता और नीति निर्माण में समान अवसर सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो आपको आंध्र प्रदेश में इसमें याद रखना है। फिर भारत ज्ञान परिषद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो विज्ञान भवन में हो रहा है, संस्कृति मंत्रालय इसका आयोजन करवा रहा है। उल्टा मामला ना, तब नाम से तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों पांडुलिपि की पहचान करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, डिजिटलाइजेशन करना और प्रिजर्वेशन को प्रोत्साहन देने इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो आप इतना याद रखना, एक तो इसका आयोजन करता कौन है और कहाँ पर हुआ था ये। फिर है अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर कहाँ पर हुई? DNGCC कैंप दिल्ली कैंटोनमेंट में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? युवा कैंडिडेट में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और नेतृत्व कौशल का इसमें विकास करना। ठीक है। फिर है अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? तो अंतरिक्ष में हुआ, बेंगलुरु में हुआ। ओके, इसकी थीम पूछी जा सकती है आपसे, वैश्विक प्रगति के लिए अंतरिक्ष का उपयोग, नवाचार, नीति और अनुसंधान। प्रमुख घोषणाएं 2035 तक भारत का स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन होगा। ठीक है, और 2040 तक अंतर्राष्ट्रीय मतलब भारतीय अंतरिक्ष यात्री का चंद्रमा पर उतरना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ओके, ठीक, तो आपको याद रखना। देखो इसमें ये पूछा जा सकता है कि मैं
एक तो ये भारत अपना स्वदेशी स्टेशन कब बना लेगा, 35 तक बना लेगा। इंसान कब तक उतर जाएगा, 40 तक उतर जाएगा। ठीक है, इसकी थीम पूछ ली आपको कि वैश्विक प्रगति के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करना हमें, इसमें नवाचार, नीति और रिसर्च को इसमें बढ़ावा है। ठीक है, और कहाँ पर हुई, बेंगलुरु में हुई है। बाकी इसको छोड़ सकते हो आप, ये याद रखना है। फिर आगे देखिए, राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पर हुआ, पुसा नई दिल्ली में। आयोजकर्ता कृषि एवं किसान का मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया। अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राजनाथ सिंह चौहान के द्वारा की गई। थीम क्या थी, एक राष्ट्र एक कृषि एक टीम, वेरी इंपॉर्टेंट। और रबी फसलों के उत्पादन लक्ष्य तय करना, राज्यों के बीच कृषि नीति समन्वय को बढ़ाना इसका प्रमुख लक्ष्य था। तो इसमें देखो ये याद रखना आपको, एक तो ये कहाँ पर हुआ, पुसा नई दिल्ली में हुआ, और इसकी जो थीम क्या थी, बस थीम याद रख लेना। इसमें एक राष्ट्र, जैसे एक देश एक चुनाव, इस प्रकार की वो पूछी गई है ना, तो ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, फिर है डायलॉग नेस्ट समिट, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सम्मेलन, कहाँ पर हुई, तो आपको याद रखना जो ये कहाँ पर हुई, नई दिल्ली में हुआ। इसका प्रमुख विषय क्या था, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला, जलवायु, स्मार्ट कृषि और पोषण सुरक्षा थी। ठीक है, फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20वां वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो ये कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में। और कौन से नंबर का था, 20वां था। 2025 में हुआ, 20वां नंबर का था, और नई दिल्ली में ये हुआ है। फिर है चौथा तटरक्षक ग्लोबल समिट, कहाँ पर हुआ, तो ये रोम इटली में हुआ है। चौथा सेमीकॉन, तो सेमीकॉन वाले ना हमेशा पूछे जाते हैं, है ना। तो चौथा सेमीकॉन इंडिया कहाँ का हुआ, यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में, उद्घाटनकर्ता मोदी जी। फिर थीम पूछ लिया आपसे, तो बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, तो मुख्य उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर उत्पादन का केंद्रीय वैश्विक केंद्र बनाना है। तो आपको याद रखना है, ये रोम में हुआ। दूसरा सेमीकॉन वाला कहाँ पर हुआ, यशोभूमि द्वारका में हुआ। उसकी थीम में जरूर याद रखना, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। अगला है 48वां महासागर कानून एवं रीति पर वैश्विक सम्मेलन, कॉल्प 48 जिसको बोला जाता है, ये कहाँ पर हुआ, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो इतना नाम लगा, ऐसा लग रहा है कि ये कोई बाहर हुआ, भारत के बाहर, लेकिन उसमें नाम याद रखना आपको, नई दिल्ली, है ना। फिर 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा वालों के लिए इम्पोर्टेंट है ये, है ना। 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ हुआ, गांधीनगर में, है ना। देखो जो भाषा ना भाषा वो गांधी जी सिखाते थे, तो गांधीनगर, इसे याद रख लेना। मुख्य अतिथि अमित शाह जी। इसमें डिजिटल पहले सरलीकृत अनुवाद प्रणाली, सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में रियल टाइम अनुवाद हेतु। हिंदी शब्द सिंधु, ये याद रखना। अब तक 7 लाख से अधिक शब्दों वाला विश्व का सबसे बड़ा हिंदी शब्दकोश बनने की दिशा में 2029 तक ये बन जाएगा। इसमें समान हुडोको को वर्ष 2024-25 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखो भाई, इसको वापस करते हैं। आपको याद रखना कि ये 5वां जो राजभाषा वाला कहाँ हुआ, 5वां था, है ना। तो भाषा कौन सिखाते थे, गांधी जी सिखाते थे। ठीक है, इसमें कुछ प्रमुख पहले हमें याद रखनी है। एक तो सरलीकृत अनुवाद प्रणाली बनाई गई है, सभी भारतीय भाषाओं में होगी। ठीक, फिर ये जरूर याद रख लेना आप इसको। ठीक, हिंदी शब्द सिंधु, अब देखो इसमें वो नाम दे देगा, हिंदी शब्द शक्ति, हिंदी कुछ और, आपको सिंधु याद रखना चाहिए। सिंधु हमारे पुराने नाम है ना, सिंधु सभ्यता। तो 7 भाषाओं में है, 7 लाख भाषाओं में है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदी शब्द कोश है। फिर एक सम्मान मिला है आपको, पूछ ले राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे दिया गया है, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो हुडोको को। ठीक, हुडको को। आगे देखते हैं, आगे सरपंच संवाद, राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। ठीक, ये फिर SCO वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2025 में 25वां संघाई सहयोग संगठन कहाँ पर हुआ, तो ये चाइना में हुआ।
चाइना में कहाँ हुआ? तियानजिन चाइना में हुआ। इसकी अध्यक्षता चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा की गई। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? मोदी जी हुआ। ये प्रश्न अभी पूछा गया, उसमें ये पूछा कि एससीओ में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया, तो उसमें जयशंकर सर का नाम डाल रखा था, है ना, तो वो आपको ध्यान रखना, इसमें मोदी जी गए थे। और ये 25वां था। ओके, और देखो इसमें संघाई से आप संघाई देश उसमें स्थान नाम डाल दे तो गलत मत कर देना, हमें याद रखना इसमें तियानजिन, इसमें याद रखना है। फिर है मुख्य फोकस, तो इसमें SCC 3 जगहों पे इसमें मुख्य फोकस किया गया है। पहले सिक्योरिटी, दूसरा कनेक्टिविटी और दूसरा कॉर्पोरेशन, यानी सुरक्षा करनी है, संपर्कता बढ़ानी है और सहयोग को बढ़ावा देना। इसमें मोदी जी का संदेश था ये, उन्होंने 3 स्तंभों पर बल दिया, सुरक्षा, संपर्क और अवसर, यानी सहयोग पर सहयोग देने की इसमें आवश्यकता पर बल दिया गया है। आगे देखते हैं। फिर है प्रधानमंत्री रोजगार एवं अनुसूचित जाति और जनजाति हब मेगा कॉन्क्लेव कहाँ हुआ? 17 सितंबर को हुआ, जन्मदिन पर। कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ बोध गया, बिहार में। ठीक, आयोजक MSME मंत्रालय के द्वारा किया गया। उद्देश्य प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसमें देखो 2 दिनों में 30 लाख से अधिक लघु उद्यमियों का इसमें पंजीकरण किया गया। MSME सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत के विजन को इसमें सशक्त करना इसका प्रमुख लक्ष्य है, तो आपको इसमें याद रखना है बस। एक तो ये कहाँ पर हुआ? बोध गया, बिहार में हुआ। ठीक है, और करवाई किसने? MSME मंत्रालय द्वारा में किया गया। बाकी इसमें वो छोड़ दो, ये क्या था क्या नहीं था। फिर आगे देखते हैं, 7वां फ्यूचर फूड फोरम कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ दुबई में, सॉरी। और देखो ये फूड वाला इधर दुबई में भी है और ये फूड वाला नई दिल्ली में भी है, तो आपको याद रखना। वापस बता देता हूँ मैं, 7वां फ्यूचर सिटी किसको मानते हैं? दुबई को मानते हैं, तो फ्यूचर फूड वाला दुबई में हो जाएगा। और ये जो दूसरा वाला है कहाँ पर था वो? तो ये कृषि वाला भी पूछा, नई दिल्ली में है। और ये जो डायलॉग नेक्स्ट समिट वैश्व खाद्य सुरक्षा सम्मेलन वाली है, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ओके, और ये जो फ्यूचर वाली पूछी आपसे, तो फ्यूचर वाली आपको याद रखना कहाँ पे? दुबई में हो जाएगी। ठीक, फिर है 7वां वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, तो भारत मंडपम 2000 जो 4था वर्ल्ड वाला ये नई दिल्ली में है। वैसे वो पूछा नई दिल्ली में था, कृषि वाला। उद्घाटन करता मोदी जी में, है ना। और सहयोगी देश पार्टनर न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो इसमें सहयोगी देश भाग ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फोकस देश रूस, UAE, जापान और म्यांमार। उद्देश्य क्या? भारत को वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के रूप में स्थापित करना। तो आपको इसमें याद रखना है कि जो इसमें सहभागी देश कौन से है और कौन से इसमें फोकस देश रखे गए हैं। तो सहभागी न्यूजीलैंड, सऊदी अरब हो जाएगा, रूस, UAE, जापान और म्यांमार इसमें फोकस देश हो जाएंगे। आगे चलते हैं। 11वां इंडिया इंटरनेशनल MSME ट्रेड फेयर एंड एक्सपो 2025 कहाँ पर हुआ? भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुआ। 11वां याद रखना इसमें। MSME के नवाचार, एक्सपोर्ट प्रोत्साहन और डिजिटल क्रेडिट समाधान पर इसका मुख्य फोकस रखा गया। फिर है शिल्प संगम समागम मेला, तो ये पूछ लेगा कि मेला कहाँ लगा, समागम मेला, तो आपको याद रखना बेंगलुरु में लगा था। उद्देश्य SC, OBC और सफाई मित्र समुदायों के कारीगरों को एक मंच प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है संगम वाला, है ना। फिर अगला है सरस आजीविका मेला। सरस, एक सेकेंड, सरस आजीविका मेला कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। विश्व का पहला AI आधारित पोर्टेबल, देखो ये फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है। विश्व का पहला AI आधारित है जो इसमें पोर्टेबल 12 लीड ECG सिस्टम लॉन्च हुआ, बेंगलुरु में हुआ। विशेषता AI पावर्ड हैंड लेल्ड
ईसीजी मशीन जो पारंपरिक ईसीजी जितनी जटिल और सटीक परंतु पूरी तरह पोर्टेबल है। पोर्टेबल का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इससे उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण और जो रिमोट एरियाज है वहाँ पर हृदय रोग निदान को तेज और सुलभ बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो आपको ये याद रखना, बेंगलुरु में ये स्टार्ट हुई है। ये आपसे ये पूछ ले कि ये जो 12 लीड ईसीजी सिस्टम लॉन्च है क्या है, तो हृदय रोग से संबंधित ये कोई मशीन है। फिर अगला है जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई अनुवादक। ये प्रश्न पूछा हुआ है। आदिवाणी क्या है, ठीक है। इसका विकास किसने किया, दिल्ली आईआईटी दिल्ली ने किया। सहयोगी बिट्स पिलानी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी नया रायपुर और 6 राज्यों के ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसका निर्माण किया। प्रारंभिक भाषाएं भिल्ली, गोंडी, मुंडारी, संथाली। तो आपसे पूछ ली राजस्थान की कौन सी बोली इसमें शामिल है, तो भिल्ली बोली इसमें शामिल है। उद्देश्य जनजातीय भाषाओं का संरक्षण, डिजिटलीकरण और अनुवाद सुलभता बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। तो इसमें दिल्ली याद रखना आप, आदिवाणी में, है ना, और दिल्ली याद रखना और इसमें कुछ ये भाषाएं याद रखनी, भिल्ली, गोंडी, मुंडारी, संथाली इसमें प्रमुख भाषाएं। अब देखो बिहार के 2 रामसर स्थलों को इसमें दर्जा मिला, तो इसमें भारत में भी 93 रामसर स्थल हो गए। एक तो गोकुल जिला से और एक उदयपुर जिला से, ये दोनों कहाँ है, बिहार में। इससे पहले राजस्थान के 2 थे, है ना, तो 89 से 91 में तो ये कर गए राजस्थान वाले, मैनार और खिंचर वाले। फिर 92 और 93 ये दोनों हो जाएंगे, ठीक। फिर भारत में नई कवक प्रजाति की खोज हुई है। तो आपसे पूछ ले कि ब्लैक एस्परगिलस किसकी प्रजाति है, तो एक कवक की प्रजाति है। किसने खोज की है, MACS, और इसका नाम है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र इसका प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर ये कवक पाई गई है, मतलब खोजा गया है। इसमें महत्व ये भारत में जैविकता और सूक्ष्म जीव विज्ञान अनुसंधान को एक नई दिशा मिलेगी। आपको इतना ही याद रख लेना कि ये जो ब्लैक एस्परगिलस है ये किसकी प्रजाति है, कवक की प्रजाति है। किसने खोजी, पुणे ने खोजी, बस। फिर रूसी मालवाहक अंतरिक्ष यान प्रोग्रेस M30 का प्रक्षेपण किया हमने। कहाँ पर हुआ, बैकानूर कोस्मोड्रोम कजाकिस्तान में हुआ। उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक आवश्यक आपूर्ति पहुंचाना। नासा के अगला है, नासा के लक्की मिशन की खोज हुई है। खोज क्षुद्र ग्रह डोनाल्ड जॉनसन पर एक क्षेत्र को नारमाडा नाम दिया गया है। तो आपको याद रखेगा नारमाडा नाम किसने दिया, तो नासा ने दिया, जो अमेरिका की है लक्की मिशन की इसने खोज की है, लुक्की या लूसी इसको बोल सकते हैं। फिर एक है इसरो की वाणिज्यिक शाखा NSIL का जापान के साथ समझौता हुआ है, ठीक। जापान के साथ एक पहला भी हुआ था चंद्रयान 5 मिशन के तहत, है ना। समझौता संस्थान न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL इसका पूरा नाम है। साझेदार कंपनी एस्ट्रोस्केल जापान। उपग्रह ISSAJI लॉन्च वाहन PSLV कब करेंगे, 27 में करेंगे। पहली बार किसी जापानी कंपनी ने PSLV से अपना उपग्रह लॉन्च करने के लिए समझौता किया है ना। और देखो PSLV में इसमें नाम पूछा जाता है, PSLV का नाम क्या, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पुराना नाम है। 27 में होगा ये, और इसमें सैटेलाइट कौन सा होगा, ISSAJI, ठीक। आगे चलते हैं। अब नौसेना का नया बेस INS रावली, कहाँ से, गुरुग्राम हरियाणा से। 12 सितंबर को ये स्टार्ट हुआ। इसका मोटो इसको सहयोग के माध्यम से समुद्री सुरक्षा। प्रथम कमांडिंग ऑफिसर बनेंगे कैप्टन सचिन कुमार। और महत्व ये नौसेना के कमांड और प्रशिक्षण नेटवर्क को सुदृढ़ करेगा। तो इसमें इतना याद रखेंगे, अरावली कहाँ से हुआ, गुरुग्राम हरियाणा से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इसका मोटो जरूर याद रखना आप, सहयोग के माध्यम से समुद्री सुरक्षा। तो समुद्री सुरक्षा से संबंधित या समुद्री संयुक्त जो सम्मेलन है वो अभी वर्तमान में खूब इम्पोर्टेंट या मतलब चर्चा के विषय रहे हैं, तो हमें याद रखना है। फिर अगला है स्वदेशी पनडुब्बी रोधी
युद्धपोत INS एंडरोथ। ठीक, तो आपको याद रखना इसका नाम क्या है, INS एंडरोथ इसका पूरा नाम है। स्वदेशी पनडुब्बी रोधी है ये। और कौन सी श्रेणी का, ASW श्रेणी का, SWC एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है ये। निर्माता आपको नहीं याद रखना, आपको बस इतना याद रखना इसमें कि ये कौन सा है, INS एंडरोथ है, जो कि लक्षद्वीप द्वीप समूह के अंधोतो द्वीप से इसका नाम मतलब इसका प्रेरणा रही है। तो आपसे मान लो ये भी नहीं पूछ लिएगा आपसे कि आंद्रोथ द्वीप कौन से द्वीप समूह का हिस्सा है, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार, तो आपको लक्षद्वीप में याद रखना है। देखो इसमें डीजल इंजन और वाटर जेट संयोजन दोनों इसमें टेक्निक यूज की गई है। फिर आगे चले तो भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS अदाम में, देखो वो नाम अजीब से हैं, है ना। ये पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा में, वहाँ से इसका रवानगी लिए इसने। श्रेणी तेज गश्ती पोत है ये, 8 में से पहला जहाज है। जो हम 8 मिशन बना रहे हैं ना, जैसे आपको पूछ ले कि 8 में से पहला कौन सा है, तो आपको याद रखना पहला है अदम्य। ठीक, निर्माता गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। विशेषताएं, अधिकतम गति 28 नॉट यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा। फिर रेंज 1500 नॉटिकल माइल। और शस्त्र ये आप छोड़ दो इसमें, ये जरूर याद रखें इसमें। स्वदेशी CPP गियर बॉक्स युक्त पहला ICG जहाज कौन सा है, तो अदम्य आपको याद रखना है। फिर अगले चले, DRDO ने अग्नि प्राइम, ये क्वेश्चन पूछ लिया, अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया, तो ये इसने किया, इसमें नहीं दे रखा इसने, रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से इसको लॉन्च किया जा सकता है। सहयोग इसमें याद नहीं करना, अग्नि 5 है, ये छोड़ दो इसको। आपको जरूर याद रखना ये बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, तो ये आपका याद रखना बैलिस्टिक मिसाइल है एक। फिर अगला है, इसकी विशेषताएं देखिए तो अग्नि श्रृंखला की नई पीढ़ी की मिसाइल है, 2 चरणों वाली सॉलिड फ्यूल प्रोपल्सन प्रणाली इसमें यूज है। नवी नेविगेशन और गाइडेड तकनीक से सुसज्जित है। रेंज जरूर याद रखना इसकी 1000 से 2000 किलोमीटर। ठीक, तो इसमें देखो फ्यूल पूछ लिया आपने, इसमें कौन सा फ्यूल लगेगा, तो देखो सॉलिड है अग्नि वाली, तो सॉलिड ही लगेगा। और ये भारत की स्वदेशी विकसित है ये। आगे चले, DRDO की ड्रोन से मिसाइल टेस्टिंग, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ULPGM V3 क्या है, तो DRDO के द्वारा लॉन्च की गई मिसाइल टेस्टिंग है, DRDO नॉट इसरो। ठीक है, स्थान नेशनल ओपनिंग एरिया टेस्टिंग रेंज कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, कुर्नूल आंध्र प्रदेश आपको इसमें याद रखना है। मिसाइल ULPGM V3 इसका पूरा नाम पूछ लिया आपसे, अपग्रेडेड लोइटेरिंग प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल वर्जन 3। ठीक, संस्करण V2 का जो पहले वाली थी उसका सेकंड ये अपग्रेड रूप। आप उसको छोड़ो, आपको बस इसमें इतना ही याद रखना है, एक तो इसका नाम, कहाँ से लॉन्च हुई और है क्या ये, बस बाकी इसमें छोड़ दो आप, ये भी आप छोड़ सकते हो। आगे चलिए, भारतीय नौसेना को सौंपा गया DSCA-20 ये क्या है, पहला जहाज। DSA-2 5 जहाजों की श्रृंखला का पहला जहाज है। स्वदेशी डिवाइंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका पहला जहाज है ये, तो DSCA-20। निर्माण टीडागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता के द्वारा। समझौता रक्षा मंत्रालय और TRSL के मध्य हुआ, ये छोड़ दो, आपको इतना ये याद रखना इसमें। ये तो 5 जहाजों में जो ये योजना चल रही है DSC प्रोजेक्ट, तो DSC का पहला A-20 हो जाएगा। ठीक, निर्माण किसने किया, कोलकाता ने किया बस। और कहाँ से हुआ ये, कोलकाता से। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर है, भारत की पहली 3D सर्विस
एयर सर्विलांस रडार प्रणाली, उसका नाम क्या है? लांजा एन। लांजा एन। तो आपको पूछ ले लांजा एन क्या है, प्रश्न पूछ लिया आपको लांजा एन। 1 मिनट। ओके, लांजा एन क्या है? तो आपको याद रखना लांजा एन एक 3D एयर सर्विलांस रडार है, ठीक है। और मैं तो ये भारत की पहली स्वदेशी निर्मित लॉन्ग रेंज 3D एयर रडार प्रणाली है। इसका निर्माण किसने? टासल, जो टाटा वाली है हमने पहले देखा था, और इंदिरा में से टेक्निक, ये आप छोड़ सकते हो आप। तो ये पहली कंपनी भी जो भारतीय कंपनी टासल टाटा वाली बनी है, और एक टासल जो पहले हमने देखी थी बाहर से बाहर जा रही थी, वो वाली भी टासल ही है। फिर आगे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 है, 5 सितंबर को दिए जाते हैं, नई दिल्ली में दिए गए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिए गए। उसमें देखो कुल 45 शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया गया है ना। 27 राज्यों से, 7 यूटी से और 5 संगठनों में से शामिल है। फिर आपको राजस्थान के इसमें याद रखने हैं, राजस्थान के इसमें नीलम याद रखना आपको, नीलम यादव अलवर से इनका संबंध है। इन्होंने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR फंडिंग से 60 टैबलेट्स और स्मार्ट क्लासरूम सहित एक डिजिटल लैब स्थापित की है। नीलम यादव का संबंध कहाँ से हो जाएगा? अलवर से हो जाएगा। फिर है मिस टीन इंटरनेशनल 2025, ये क्या है? आयोजन स्थल कहाँ पर हुआ? जयपुर में हुआ। विजेता लोरेना रूहज स्पेन की है, ठीक। उपविजेता काजिया लिज मेजो भारत की है। और कुल प्रतिभागी इसमें 24 प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। तो आपको इसमें मोटा मोटा याद रखना है कि ये जयपुर में हुआ टीन वाला, और इसमें लोरेना स्पेन की है, काजिया हमारी है, ठीक। फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार 71 नंबर का है ना, और विज्ञान भवन नई दिल्ली में दिया गया। अब की बार सम्मानित जो व्यक्ति थे मोहनलाल थे, उन्होंने ये मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, उससे पहले दादा मिथुन दादा को दिया गया था। इसका कारण क्या? भारतीय जगत फिल्म जगत में 4 दशकों से अधिक के उनके उत्कृष्ट योगदान, अभिनय की बहुमुखी प्रतिभा, मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ फिल्मों में 350 फिल्में और सिनेमा में उनकी विरासत के लिए सम्मानित किया गया है। तो आपको इतना से याद रखना है कि कौन से नंबर का किसको दिया गया है। 71वें नंबर का और मोहनलाल जी को ये दिया गया है। विशेष हस्ते आपको ये छोड़ दो, ये जरूर याद रखना, वे सबसे कम उम्र में 65 वर्ष में सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के अभिनेता है। इससे पहले शुरुआत की बात करें तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1991 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, और ये छोड़ दो आप, ठीक है। ये 2023 के लिए दिया गया इनको, इससे पहले वाला था ना वो 70 वाला, वो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। प्रिय धनवंतरी वाला आपको याद रखना है, राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025, प्रदाता आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के द्वारा एक आयोजन और करवाया गया था, वो आप कमेंट में बताओ। स्थापना 2016 में की गई थी, ओके। आपको इसमें ये याद रखना है कि किन किन को दिया गया है। एक तो प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ को दिया गया, वेदे प्रसार भावना को दिया गया, और एक है नामोल्लिखित नहीं है इनका। तो प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ का आपको क्षेत्र याद रखना, किस क्षेत्र में दिया गया। 6 दशकों से अधिक समय से आयुर्वेद और संस्कृत शिक्षा में योगदान देने वाले प्रतिष्ठित विद्वान, शिक्षाविद और लेखक रहे हैं। फिर है वेदे प्रसार भावना, केरल की प्रसिद्ध अष्टवेदीय परंपरा की प्रतिनिधि है। फिर एक प्रख्यात शोधकर्ता भी, ये आपको छोड़ दो, तो ये आपको याद रखना, ये 2 आदमी है, इसे 3 को दिए गए, एक का नाम नहीं है, ठीक। फिर है रमन मैग, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025, पुरस्कार स्थापना 1957 में से होती है, 67 वाला है, और ये 57 में स्थापना होती है। सम्मान स्थल मनीला में है ना, फिलीपींस में इसका आयोजन किया गया है, मतलब नवंबर में होगी ये, ठीक है। तो ये मनीला में हो जाएगी। और भारतीय विजेता संस्थान में एडुकेट गर्ल्स भारत से
संस्थापक सफीना हसन, ये आप छोड़ दो। देखो यह पहली बार है जब किसी भारतीय संगठन को प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ, इसलिए पूछा जा सकता है ये। ठीक है, तो आपको इसमें ये याद रखना है। क्या याद रखना है इसमें? एक तो 67वें नंबर का है। ओके, कहाँ पर हुआ? मनीला में हुआ। मनीला में हमने मना लिया। ये एडवोकेट गर्ल्स को ये मिला है। ठीक है, ये आपको याद रखना। अन्य विजेता में आपको याद नहीं रखना है। ठीक, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण और आर्द्रभूमि शहर मान्यता पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला, देखो कैटेगरी में देखे तो 20 लाख से अधिक शहरों वाले में, और एक है 3 से 10 लाख की कैटेगरी में। ठीक, तो पहले हम देखते हैं 10 लाख प्लस वाले। इंदौर, जबलपुर एमपी वाला, और आगरा सूरत वाला। तो ये दो तो एमपी वाले हैं, इंदौर और जबलपुर। स्वच्छता में आपको पता है इंदौर सबसे सर्वश्रेष्ठ रहता ही है। फिर एक जबलपुर हो जाएगा, आगरा और सूरत, जो सूरत अच्छी है। ठीक है, 10 लाख में। फिर है 3 लाख से 10 लाख के बीच में, पहला अमरावती, दूसरा झांसी और मुरादाबाद संयुक्त कैटेगरी में, और तीसरा हमारा अलवर में। ठीक है, फिर एक आपको याद रखना है, आर्द्रभूमि शहर मान्यता किन किन को मिली? तो इंदौर और उदयपुर को भारत के पहले आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये वाला। ये भी पूछा जा सकता है जो इसकी ये वाला स्वच्छ वायु संरक्षण वाले, क्योंकि ये पिछली जो RS प्री वाला लगा था 25 वाले, उसमें ये प्रश्न पूछा था। उसमें कैटेगरी पूछा था कि मध्यम वाले जो AQI होती है उसका नंबर कितना होता है। ठीक, अगला है PV नरसिम्हा राव पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया। ठीक है, याद रखना आपको। फिर लिविंग ब्रिज सम्मान, ये किसको दिया? कीर स्टारमर, किसको मिला भाई? कीर स्टारमर को मिला, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री प्रदाता इंडिया बिजनेस ग्रुप के द्वारा। कहाँ पर? लंदन में दिया गया। इसका कारण क्या है? भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने और भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। ठीक है, इसमें आपको इतना याद रखना है। एक तो किसको दिया? कीर स्टारमर को दिया गया। कहाँ पर दिया? लंदन में दिया। ठीक, फिर राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 कहाँ पर हुआ? विशाखापट्टनम में हुए हैं। और आपको योग वाला पूछे, योग वाला है ना, तो योग भी कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में हुए थे। ठीक, 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन था ये। इसकी थंबनेल याद रखना, आप थीम याद रखना, विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। फिर इसमें कैटेगरी में देखें पंचायतों में, तो स्वर्ण पुरस्कार किसको मिला? रोहिणी ग्राम पंचायत को मिला, महाराष्ट्र की है। और रजत में पश्चिम मजलीपुर ग्राम पंचायत त्रिपुरा की है। ठीक,